हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल AE MCQ जोन में। आज हम फिर से लेके रेडी है आरसीसी के 10 क्वेश्चन आईएएस प्रीवियस ईयर के। ओके गाइस, जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आरसीसी को पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन के बाद जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो डिटेल नोट्स मिल रहे हैं उन नोट्स को अपने कॉपी में लिखिए अच्छे से, उन नोट्स को रिवाइज करते रहिए। ठीक है गाइस, सो विल स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, व्हेन इज एन आरसीसी रूफ स्लैब डिज़ाइन एज ए टू वे स्लैब। ठीक है, तो कब अपन आरसीसी स्लैब को टू वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करते हैं। तो आपने टू वे स्लैब के बारे में पढ़ा होगा कि LY/LX के कुछ रेशो के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी रेशो के बारे में पूछा हुआ है। सो हियर इज द आंसर। 1 मिनट गाइज। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये आपका जो लेंथ है LY है और ये आपका LX है। तो LY/LX का रेशो अगर आपका ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा की बात कर रहा है तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज वन वे स्लैब। ओके गाइज, और जब यहाँ पे LY/LX का रेशो लेस देन 2 है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका टू वे स्लैब हो जाएगा। और लेस देन 2 का मतलब क्या है कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल के करीब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो शॉर्टर स्पैन ज़्यादा कंसिडरेशन में लेते हैं अपन टू वे स्लैब के डिज़ाइन में। ठीक है, उसके बाद और क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वी डोंट प्रोवाइड स्टीरअप्स इन द स्लैब। देखो स्लैब में क्या होता है, स्टीरअप्स नहीं दिया जाता है। स्टीरअप्स क्या होता है, इस टाइप से आपने वर्टिकल मेंबर्स देखे होंगे या इंक्लाइंड मेंबर्स देखे होंगे। ये कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, बीम्स वगैरह में, फाउंडेशन वगैरह में नॉर्मली दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, शियर को रजिस्ट करते हैं। ओके गाइज, स्टीरअप्स। लेकिन स्लैब के केस में जो शियर, अब आप पूछ सकते हो कि स्लैब में सब फिर शियर कौन रजिस्ट करता है। तो स्लैब में जो डेप्थ होती है ना, उसी से अपन क्या करते हैं, शियर डेप्थ से ही शियर को रजिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डेप्थ का क्राइटेरिया ही अपन कंसिडरेशन में लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ वी डोंट प्रोवाइड स्टीरअप्स इन द स्लैब, हियर वी विल रजिस्ट बाय ओनली कॉन्क्रीट। ठीक है, तो कॉन्क्रीट से ही रजिस्ट करें। कॉन्क्रीट किस पे डिपेंड करेगा कि कितना डेप्थ पे अपन कॉन्क्रीट दे रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, देन वी विल रीडिजाइन द सेक्शन। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशंस आते हैं ना, एक टाउ V इज ग्रेटर देन टाउ C। तो ये क्या है, अप्लाइड शियर स्ट्रेस है, और ये क्या है, कॉन्क्रीट के द्वारा जो शियर रजिस्ट की जाएगी। तो अप्लाइड शियर अगर ज़्यादा होगी आपकी, जो कॉन्क्रीट रजिस्ट कर रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे और कोई क्राइटेरिया नहीं है। बीम के केस में अपन स्टीरअप्स प्रोवाइड करके ये चीज़ को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो जो आपका आंसर इसमें रहेगा कि LY रेशो किसकी बात पूरा है, टू वे की पूछ रहा है। तो यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। और उसमें और भी बात की हुई है, जैसे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना देते हैं, 0.12% ऑफ BD देते हैं ग्रॉस एरिया, किसमें, स्लैब के केस में। क्यों देते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट, फॉर टेम्परेचर एंड श्रिंकेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है और श्रिंकेज अगर प्रोड्यूस हो जाएगी, उसके लिए आपको एक मिनिमम रेनफोर्समेंट तो देना ही पड़ेगा। और अगर मेन स्टील की बात करें तो Fe415 में कितना देते हैं, 0.12% BD, और 250 में कितना देते हैं, 0.15% ऑफ BD। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कंटिन्यूस स्लैब। देखो यहाँ पे कंटिन्यूस स्लैब की बात की है, 3.3 मीटर इंटू 3.5 मीटर, द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। देखो पहली चीज़ तो यहाँ डिफ्लेक्शन की बात की है, और डिफ्लेक्शन कौन सा क्राइटेरिया होता है, सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये अपनों ने पढ़ा था। और सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अपन L/D के रेशो पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, बीम के केस में तो अपनों ने पढ़े थे 7, 20, 26, 3 होते हैं, 7, 20, 26। लेकिन स्लैब के केस में मैंने वैल्यू बताई थी आपको, कितनी होती है, 34, 50 होती है, 35 और 50। ये किस केस में होती है, ये माइल्ड स्टील में होती है। तो यू कैन सी द आंसर हियर। देखो यहाँ पे पहले वही बात की मैंने कि माइल्ड स्टील के केस में स्पेन बाय डेप्थ रेशो की कितनी, ये स्लैब के लिए वैल्यू है 35 और 40 होती है। ये किस केस की बात कर रखा है, माइल्ड स्टील की बात कर रहा है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये माइल्ड स्टील। लेकिन अगर यही बात अगर HY/SD बार में हो जाएगी तो फिर क्या यूज़ करोगे, फिर आपको इस रेशो को 35 और 50 को, इन दो वैल्यू को 0.8 एक रेशो होता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 और 32 आ जाएगी। तो ये किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस के लिए। अब लेकिन अपनी जो क्वेश्चन में बात हो रही है वो किस में बात हो रही है, वो कंटिन्यूस स्लैब की बात हो रही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, L/D का रेशो कंटिन्यूस के लिए कितना रहेगा, उसमें कुछ वैल्यू 40 के आसपास होगी, वो वैल्यू अपन लेंगे। ठीक है, अब जो D जो रहेगा ना, वो क्या होगी, लिस्ट लेटरल डायमेंशन होती है, इसको याद रखना। L/D रेशो में स्पेन टू लिस्ट लेटरल डायमेंशन, यहाँ पे लिस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी है, 3 है। तो ये आपका आंसर रहेगा। देखो सिंपली सपोर्टेड में मैंने 35 ली है, कंटिन्यूस में 40, इनको 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 28 और 32। अब शॉर्टर स्पेन बाय ओवरऑल डेप्थ, तो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ की बात करें तो यहाँ पे देखो शॉर्टर स्पेन को वैल्यू लेना है आपको 3000, और ओवरऑल डेप्थ कितनी है, 40। ठीक है, ये अपने को L/D रेशो 40 दिया हुआ है, तो डेप्थ वहाँ से अपने को निकालनी है, तो ये 40 नीचे आ जाएगा, तो डेप्थ कितनी आ जाएगी, फाइनली अपना आंसर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपने क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे क्या है, mm में वैल्यूज है, तो 75 mm आंसर होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो अच्छे से।
हाँ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लेक्सर। देखो लिमिट स्टेट की बात की हुई है, द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक की बात की हुई है। ठीक है, तो क्या रहेगा, तो गाइस इन दो वैल्यूज में आपका कंफ्यूजन रहेगा कि 0.36 वाला रहेगा, 0.45 रहेगा। ठीक है, तो इसको तो आप पहले से कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे एफ सी के लिखा हुआ है, तो एफ सी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, लेकिन अपन जब डिजाइन करते हैं तो कितना लेते हैं, 0.67 एफ सी के लेते हैं। क्यों, क्योंकि शेप और साइज की वजह से 33% अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और इसको फिर अपन क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। जब इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0.446 आती है। तो ये तो क्या है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात हो गई है। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ है अपनी, ये क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इस टाइप से रहेगा फोर्थ आंसर। देखो इस टाइप से डायग्राम बनता है। ठीक है, ये अपना स्ट्रेंथ डायग्राम ले जाएगा, ये स्ट्रेस डायग्राम रहेगा। देखो ये बात कर रहा है वो 0.446 की बात की ना एफ के, ये वही चीज़ है, इसको मैं 45 लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया हुआ है आपको कि जब ये स्ट्रेस डायग्राम बनता है, ठीक है, ये स्ट्रेस डायग्राम बनता है तो ये पहले तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, फिर ये क्या हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। तो देखो यहाँ पे दो स्ट्रेस एक्ट करेंगे, पहला स्ट्रेट एक ये क्या रहेगा, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन रहेगा, फिर यहाँ पे तो ये इतना क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर पोर्शन, इसमें कहीं C1 होगा और यहाँ पे कहीं C2 एक्ट होगा, और इन दोनों का CG कहीं एक्ट हो रहा होगा, C एक्ट हो रहा होगा। तो जो C एक्ट हो रहा होता है, ठीक है, इस टाइप से ये जो C लग रहा होता है यहाँ पे कहीं C, वो कितनी डिस्टेंस पे लगता है, एक तो वो अपने को निकालनी होती है, और ये कंप्रेशन फोर्स कितना लग रहा है इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये फाइनली अपन पूरा डेरिवेशन करते हैं, आप डेरिवेशन देख सकते हो, मैंने पूरा किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो फाइनली वैल्यू आती है कितनी आती है, C इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स होता है। अब ये तो क्या होगी, पूरे वॉल्यूम कंसिडरेशन में बात कर लिया, अगर मैं इसमें से बी नहीं ऐड करूँगा तो मैं ये किसमें एरिया में हो जाएगा, और अपने को क्वेश्चन में एक्चुअली बी नहीं दिया हुआ है उस आंसर्स के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 0.3630 है ना, 0.360 एफ सी के इंटू एक्स यू की बात की हुई, ये एरिया की बात की। अगर इसमें अपन बी ऐड कर देंगे तो ये किस में बात हो जाएगी, वॉल्यूम में बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर डी विल बी अवर आंसर। ओके, और वो पूछ ले कि ये कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे सी ऊपर से कितने डिस्टेंस पे करेगा, तो वो कितना पे करेगा, 0.42 एक्स यू, और एक्स यू क्या होता है, टोटल न्यूट्रल एक्स की डेप्थ। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपनों ने वो भी निकाली हुई, कैसे निकलेगी, वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, 0.42 एक्स यू। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम स्ट्रेन एट फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेन की बात इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट, तो देखो टेंसाइल रेनफोर्समेंट में स्ट्रेन की वैल्यू अपनों ने पढ़ी थी, कितनी होती है, 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई ई एस, ये फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई ई एस। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, एफ वाई पे डिपेंड कर रही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेन में स्ट्रेन की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है, तो एफ वाई पे डिपेंड करती है। अगर ये चीज़ एफ वाई पे डिपेंड कर रही है तो मैं डिफरेंट ग्रेड के लिए निकाल सकता हूँ, FE 250 के लिए, FE 415 के लिए और FE 500 के लिए। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस FE 250 के लिए कितनी होती है, 0.0031, FE 415 के लिए 0.0035 और FE 500 के लिए 0.0041। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी अपनों से कितना पूछा है, अपनों से FE 400 का पूछा है, तो इसके करीब होगा 0.0038 या 0.0038 के आसपास। ठीक है, तो ये अपना आंसर क्या रहेगा, 0.0037 विल बी द आंसर। ओके गाइज, तो ये आपको वैल्यूज बाय हार्ट याद होनी चाहिए डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अ स्ट्रक्चरल स्टील बीम हैज ए अनसिमेट्रिकली आई क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आई क्रॉस सेक्शन का एक कोई अपने पास स्ट्रक्चर स्टील बीम है, एंड ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज 200। ठीक है, तो ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है, द फ्लैंज स्ट्रेसेस एट द टॉप, स्ट्रेस दिया हुआ है टॉप पे और बॉटम पे दिया हुआ है। ठीक है, 120 और 80। द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम, तो अब ये क्या पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं, इस टाइप का एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे देखो किसकी बात की पहले चीज तो आपको क्या समझ आना चाहिए कि स्ट्रेसेस की बात की नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा कुछ एसटीओ इसकी बात की हुई है, तो यहाँ पे जो ये WSM की बात हो रही है, और WSM में एक चीज पता है अपने को कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दोनों डायग्राम एक जैसे होते हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, वो डायग्राम कैसे होते हैं, इस टाइप का डायग्राम आपने देखा है। ठीक है, तो इसी पे अपन बात करेंगे, एक वैल्यू ये दे रखी, एक वैल्यू ये दे रखी, ओवरऑल डेप्थ दे रखी है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है एक्चुअली y1। यहाँ पे अगर मैं y1 लूँ, इसको मैं y2 लूँ, तो y1 की वैल्यू को अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखो ये रहा, यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसी टाइप से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये 120 दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, ये y1 y2 है, टोटल डिस्टेंस 200 है। ठीक है, तो अपन इसमें ऐसा लिख सकते हैं एक्चुअली, ये मैं यहाँ पे क्या सिमिलर ट्रेंगल वाला सिंपल सा कंसेप्ट लगाऊंगा। ठीक है,
सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा के मैं सिग्मा 1 बाय वाई वन और सिग्मा 2 बाय वाई टू में लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जब मैं वैल्यू पुट करूँगा सिग्मा 1 और वाई वन की वैल्यू वाई वन प्लस वाई टू कितना है 200 है, तो मैं यहाँ से y1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y2 में निकाल के पुट करूँगा तो y2 की वैल्यू 80 आ रही है और y1 की वैल्यू, तो अपने को y1 की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी अपनी, आंसर विल बी 120, ठीक है गाइज। तो देखो यहाँ पे पूछा हुआ है द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम, देखो टॉप ऑफ से पूछा है, बॉटम से नहीं पूछा, टॉप से पूछा है, इसलिए आंसर कितना होगा 120। अगर बॉटम से पूछता तो आंसर कितना होता 80 हो जाता, ओके गाइज। उसके बाद अपन बात करें फ्लेक्सरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स बीम। देखो यहाँ पे ओवर रेनफोर्समेंट बीम की बात किया है, तो ओवर रेनफोर्समेंट बीम में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे कुछ स्ट्रेसेस कंक्रीट की होती है और यहाँ पे स्टील की होती है, लेकिन ओवर रेनफोर्स में है तो ये तो स्टील तो बहुत ज़्यादा दे रखा है अपनों ने, तो कंक्रीट में क्या हो जाए, ये तो देखो ये स्टार्ट में न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ रहेगी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा कि स्टील तो बहुत सारा आपने दिया है तो कंक्रीट फेल होगा, तो कंक्रीट मैंने मान लो मैंने फेल कर दिया, ये ऐसे करके कंक्रीट मैंने क्या कर दिया, फेल कर दिया, तो स्टील तो मेरी पूछा ये इतनी स्टील और मेरी बच गई है, अभी स्ट्रेस नहीं हुई है, लेकिन कंक्रीट मेरा पूरा स्ट्रेस हो गया। देखो अब मेरी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे चली गई, डाउन हो गई एक्चुअली। और ये समझ भी आ रहा है कि अगर स्टील बढ़ाएंगे तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे की तरफ जाएगी, पहले न्यूट्रल एक्सिस देखो यहाँ पे थी ये, अब न्यूट्रल एक्सिस मेरी और नीचे चली गई, तो ये चीज़ पहले तो होती है कि स्टील ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर एनफोर्समेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें जो फेलियर होगा, अब देखो स्टील ज़्यादा है तो स्टील तो फेल होगा नहीं, कौन फेल होगा, कंक्रीट फेल होगा, और कंक्रीट में फेलियर कौन सा होता है, कंप्रेशन फेलियर होता है या फिर अचानक फेलियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो कंक्रीट फेल होगा वो प्राइमरी कंप्रेशन का फेलियर होगा, तो आंसर विल बी प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इजी टाइप से वही चीज़ सारी कुछ। तो यहाँ देख सकते हो आप ब्रिटल फेलियर होता है क्योंकि कंक्रीट फेल होगा, तो कंक्रीट में फेलियर होता है कौन सा होता है, ब्रिटल फेलियर होगा, और प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, अच्छे से पढ़ना इस क्वेश्चन को, गड़बड़ करोगे नहीं तो। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट से द मैक्सिमम कंप्रेसिव फाइबर ऑफ ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम इज डिजाइनर्स, तो उसको क्या बोलेंगे। एक तो इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो देखो सिंपल यहाँ पे अगर इस टाइप से अपन देखो, अगर नॉर्मल इस वाले डायग्राम में बात करें तो यहाँ पे कहीं कंप्रेशन का जोन होगा, यहाँ पे कहीं टेंशन का जोन होगा, तो टेंशन और कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको बोलते हैं अपन लीवर आर्म, ये याद रखना एक तो चीज़। लेकिन यहाँ पे लीवर आर्म नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है यहाँ तक की डिस्टेंस को बताइए मुझे, ये डिस्टेंस टॉप ऑफ द कंप्रेशन फाइबर, इस टेंशन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए। तो सिंपल सी बात है ये डी की वैल्यू होती है, क्योंकि डी को अपन कैसा लिखते हैं, अपन डी को ऐसा ही लिखते हैं ना, स्टील के यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन डी लिखते हैं, और इसके नीचे की डिस्टेंस को क्या लिखते हैं अपन, कवर बोलते हैं। तो यही पूछा हुआ है, तो इफेक्ट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो ये मैंने WSM की बात की हुई है यहाँ पे, तो WSM में अपन रिवाइज कर लेते हैं कि लिवर आर्म वगैरह की वैल्यू क्या होती है। देखो इस टाइप से ये डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे C कहीं एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे T एक्ट करेगा, तो C और T के बीच की डिस्टेंस को Z बोलते हैं, और Z को ही क्या बोलते हैं अपन, लीवर आर्म बोलते हैं। तो इसमें लीवर आर्म की वैल्यू क्या होती है, D माइनस n/3 होती है, और n इजिकल टू अपनों ने पढ़ा है क्या होता है, KD होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं n की जगह KD लिखता हूँ तो ये फॉर्मूला बनेगा, और K मैं D को कॉमन लेता हूँ तो D 1 माइनस K/3 होता है, ठीक है। और इस 1 माइनस K/3 को मैं क्या लिखता हूँ, J लिखता हूँ, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z इजिकल टू DJ हो जाएगा, ये फॉर्मूला। तो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी, देखो यहाँ पे बात की हुई टाउ वी क्या होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस होता है, एंड नॉट एक्सीड द परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ सी। तो देखो नॉमिनल क्या होता है, जितना लोड आ रहा होता है उसकी वजह से शियर स्ट्रेस, टाउ सी क्या होता है, जितना कंक्रीट रेजिस्ट कर पा रहा है उसकी वजह से शियर स्ट्रेस। तो नॉट एक्सीड ये ज़्यादा नहीं है, तो अपना क्या है, टाउ भी, ठीक है, ज़्यादा नहीं है एक्चुअली कह सकते हैं उसे। तो उस केस में एक्चुअली क्या होगा, तो देखो अब यहाँ दिख रहा है कि जितना शेयर फोर्स आ रहा है वो कम है और मेरा कंक्रीट रेजिस्ट कर पा रहा है, तो मैं सेफ हूँ कह सकते हो आप, ठीक है, मैं भी सेफ हूँ। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ शेयर का रेनफोर्समेंट, देखो शेयर की बातें हो रही, तो मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ शेयर रेनफोर्समेंट मैं फिर भी दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, उसके बाद भी टेम्परेचर की वजह से, श्रिंकेज की वजह से, कुछ अगर अर्थक्वेक आ गया उसकी वजह से कुछ शेयर स्ट्रेस जनरेट हुई, तो वो कौन बियर करेगा, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसे, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट इन बीम वगैरह, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइडेड, दिस विल बी योर आंसर, बट हाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। देखो यहाँ पे अगर आपका जो टाउ वी की वैल्यू है, अभी टाउ वी की बात करें, टाउ वी क्या है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, जितना शेयर स्ट्रेस आपकी बीम के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है,
टाउ बी इज लेस देन 0.5 टाउ सी, इसके और इसके बीच में 0.5 से टाउ सी के बीच में, मतलब अपन कह सकते हैं ना कि 0.5 से 1 के बीच में तो कुछ भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तब भी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। अगर 0.5 से कम है तब अपन रिस्क ले सकते हैं कि कुछ भी प्रोवाइड मत करो। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए शेयर के केस में, ASV बाई BSV इज ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 0.875, ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद देखो एक चीज़ और यहाँ पे होती है टाउ सी मैक्स, ठीक है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। अब ये क्या है, शेयर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना हो सकता है, तो अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो गई तो क्या करना पड़ेगा, सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर ये वैल्यू से ज़्यादा होगी मतलब आपका जो सेक्शन होगा वो डायगोनल कंप्रेशन में फेल हो जाएगा। अगर देखो टाउ वी की वैल्यू कम है टाउ सी मैक्स से तो आपका सेक्शन क्या होगा, सेफ रहेगा डायगोनल चेन में, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाउ सी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि ये टाउ सी जो होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो टाउ सी इज ए फंक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील और FC के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पे ये कैसे पता लग रहा है, तो देखो ये टाउ सी की ही टेबल है एक्चुअली, इस टाउ सी की टेबल में आप देख पा रहे हो एक तो 100 AST/BD और 100 AST/BD क्या होता है, परसेंटेज ही होता है। दूसरा क्या है, ग्रेड की बात कर रखा है, तो ग्रेड ये देखो मैंने लिख दिया FC के, और कॉन्क्रीट की ग्रेड यही होती है। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है किसकी वैल्यू, टाउ सी की। अब आप पूछ सकते हो सर टाउ सी मैक्स क्या था फिर, तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे टेबल में IS कोड में अंदर टेबल दी हुई है 456 2000 में कितनी होती है, ये डिफरेंट ग्रेड के लिए अलग अलग होती है, 2.8 3.1 3.5 आगे भी होती है 3.9 वगैरह, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर नहीं याद रहे तो ये फॉर्मूला याद रख लेना आप, 0.63 FCK से भी अगर आप निकालोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू ये आएगी, और FCK की जगह क्या रखोगे 20 30 25 वॉटएवर, ठीक है। और वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। और आपको ये तो पता ही होगा कि शेयर एनफोर्समेंट जब देते हैं तो कैसे देते हैं, वर्टिकल एनफोर्समेंट देते हैं या फिर इंक्लाइंड देते हैं या फिर बेंट अप बार के रूप में देते हैं, इन तीनों चीज़ों से देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टी बीम बिकम्स आइडेंटिकल टू ए रेक्टेंगुलर बीम। अब ये बोले टी बीम कब तुम्हारी रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करेगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ सिंपल, विथ इक्वल टू इट्स फ्लैंज विथ व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगी, ये पूछा हुआ है कि जब आपकी टी बीम, अगर टी बीम रेक्टेंगुलर बीम की तरह काम करने लग जाएगी तो आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे लाई करेगी, तो उसका आंसर जो होता है विद इन द फ्लैंज होता है। कैसे होता है, ठीक सी है, ठीक है। देखो यहाँ पे बात कर रखी है अपने को, एक टी बीम की बात कर रखी है, ठीक है। इस टी बीम में क्या होता है, ये इस टी बीम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो BF है ऊपर की, ठीक है। इसको आप देख सकते हो ये, तो देखो ये टी बीम बना रखी है, और जो देखना इस चीज़ को इस टाइप से टी बीम बना रखा है, ठीक है। ये क्या है, BF है। अब देखो यहाँ पे आपकी जब न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगी इस जगह पे तो आपका जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं टेंसाइल रेनफोर्समेंट होगी तो ये डायग्राम इस टाइप से जाएगा। तो ये जो डायग्राम बन रहा है ये इस टाइप से बनेगा, यहाँ तक ही रहेगा आपका, जो यहाँ पे स्ट्रेट भी हो गया पैराबोलिक भी हो गया, तो यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहा है, ये इस जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो आपका जो पूरा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है वो XU की वैल्यू जो बोल रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इस फ्लेंज, इसको बोलते हैं अपन फ्लेंज, इसको बोलते हैं वेब, क्या बोलते हैं इसको, वेब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेंज सेक्शन बोलते हैं, ओके गाइस। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे लाई कर रही है, इस जो टी बीम है उसके फ्लेंज सेक्शन में लाई कर रही है, तब आपका क्या होगा, जो टी बीम होगी वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह काम करेगी। आप यहाँ पे लिखा देखो न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लेंज पोर्शन, ठीक है। तो अपन सिंपल यहाँ पे बीम की तरह ही इसको ट्रीट करेंगे, C इजिकल टू टी, कंप्रेशन इजिकल टू टेंशन। और अपनों ने वहाँ पे पढ़ा है बीम के अंदर में कि कंप्रेशन का क्या होता है 0.36 FCKB इंटू XU, अभी इसी लेक्चर में बताया मैंने। और टेंशन में तो पता होता है कि 0.87 FY इंटू AST होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डील करोगे चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिमिट स्टेट डिजाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, देखो यहाँ पे किसकी बात की हुई है, बॉन्ड स्ट्रेस की बात की हुई है, ठीक है। इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार, अब यहाँ पे डिफॉर्म्ड बार और बॉन्ड स्ट्रेस की बात की हुई, ठीक है। तो कितना % इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्लेन बार, तो इसके डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पे ये सिंपल सा एक कोई आपका सेक्शन है, उसमें आपने क्या किया, सरिया अंदर की तरफ डाला एक्चुअली, ठीक है। अब ये जो सरिया अंदर तरफ डाला है यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्ड स्ट्रेसेस जनरेट होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होगी, कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे टी टेंशन है तो इस टी टेंशन को इधर से रोकेगा कौन एक्चुअली, ठीक है। तो कौन रोकेगा, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, टाउ BD बोलते हैं कि ये क्या है, बेंडिंग में कितना, मतलब एक्चुअली जो बॉन्ड स्ट्रेस कितनी डेवलप हो रही है यहाँ पे, बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं उसे, ठीक है। और ये बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा, ये इतना जो लेंथ और एरिया है वही लगाएगा। तो इसकी मान लो लेंथ L है और इसका एरिया कितना होता है, पाई इंटू डी होता है, पाई इंटू 5 जो भी, अगर इसको मैं डायमीटर 5 बोलूँ तो, ठीक है। तो उसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है। देखो जो टेंसाइल फोर्स से कितना होता है 0.87 FI AST होता है। अब देखो ये बॉन्ड स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, मैंने बताया अभी टाउ BD क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस, पाई इंटू 5 क्या होता है उसका एरिया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया। तो ये इन दोनों को जब इक्वेट करोगे और यहाँ से आप क्या वैल्यू निकालोगे, इस LD की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। LD क्या है, ये लेंथ है, ठीक है। तो LD की वैल्यू कितनी आएगी,
0.87 F y इंटू 5/4 टाउ बी डी। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अब इस पे अपन बात करेंगे तो ये फॉर्मूला जो वैलिड होता है किसके लिए होता है, प्लेन बार इन टेंशन के लिए वैलिड होता है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, इट इज वैलिड फॉर प्लेन बार इन टेंशन। अगर ये कंप्रेशन की बात आ जाएगी तब भी ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अगर ये एच बाई एस डी बार आ जाएगा तब भी ये फॉर्मूला चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जब कंप्रेशन की बात आएगी तो फॉर्मूला 25% से ज़्यादा बढ़ जाएगा। कौन सी फॉर्मूला नहीं बढ़ेगा एक्चुअली, बढ़ता क्या है, बढ़ता ये टाउ बी डी की वैल्यू है। ये जो टाउ बी डी की वैल्यू है ना, ये वैल्यू कितनी, अगर कंप्रेशन की बात करेंगे तो 25% बढ़ जाएगी। अगर अपन देखो ये तो प्लेन बार है, अगर एच वाई एस डी की बात करेंगे हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार की, तो ये वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, इस 25% बढ़ने के बाद 60% फिर और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है एक्सप्लेनेशन अच्छे से। देखो यहाँ पे भी आपको 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो अभी आप बोल सकते हो सर टाउ बी डी की वैल्यू कहाँ से आएगी जो बढ़ेगी, तो टाउ बी डी की वैल्यू के लिए IAS कोड में वैल्यूज गिवन है। टाउ बी डी M20, M15, M25 और 30 के लिए कितनी होती है, 1.2, 1.4, 1.5। अब आप बोल दो सर ये भी मुझे याद नहीं हो, तो ये याद करने के लिए फॉर्मूला याद कर लो, 0.167 FCK की पावर 2/3, तो अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने वही लिखा है, टाउ बी डी इन डिफॉर्म्ड बाय HYSD बार में कितना परसेंट बढ़ता है, 60%, और प्लेन बार में कंप्रेशन की बात कर रहा है तो कितना बढ़ेगा, 25%। क्योंकि ये जो ये वैल्यूज है ना, ये किसके लिए, टेंशन के लिए, याद रखना इसको। जैसे ही बात आ जाएगी कंप्रेशन, और ये जो वैल्यूज दी हुई है शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला ही कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस केस में। ठीक है, क्योंकि वो केवल स्टील पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टाउ बी डी और स्टील पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए वैल्यू ये आ जाती है वैल्यू। ठीक है, अपन पढ़ेंगे उस फॉर्मूले के बारे में भी, इसके बारे में। ठीक है, तो गाइज ये इसमें देखो यहाँ पे जो आंसर क्या रहेगा अपना, डिफॉर्म्ड बार के केस में टेंशन की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 60% बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आंसर विल बी 60%, यहाँ पे लिखा होगा ये कि डिफॉर्म्ड बार में कितना बढ़ जाता है, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन टू द एस्टिमेट डेवलपमेंट लेंथ। देखो उसी को जो एल डी लिखा था ना मैंने वहाँ पे, उसी को क्या बोलते हैं अपन, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफ डिफॉर्म्ड रेनफोर्समेंट बार इन कोड इज लिमिटेड। देखो डिफॉर्म्ड की बात कर रहा है, तो डिफॉर्म्ड में अपनों ने पढ़ा कि अभी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, 60% बढ़ जाती है। 60% किसकी वैल्यू बढ़ती है, टाउ बी डी की वैल्यू 60% बढ़ती है। तो देखो मेरे पास जो फॉर्मूला एक्चुअल था वो कितना था, 0.87 एफ वाई इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी। ये तो मेरा जनरलाइज फॉर्मूला होता है किसका, डेवलपमेंट लेंथ का। लेकिन मैं अब इस टाउ बी डी को क्या करूँगा, 60% बढ़ा दूंगा। तो मैं 60% बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ, चीज़ में 1.6 का मल्टीप्लाई करता हूँ। जब 1.6 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा, सी विल बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये चीज़, 60% मैंने चीज़ को बढ़ा दिया है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.4 हो जाएगी। ठीक है, ओके गाइज, तो ये थे आज के 10-12 क्वेश्चन जो भी आरसीसी के प्रीवियस ईयर IAS क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, ओके गाइज, तो जो नया जुड़ा है लाइक चैनल पे, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तभी आपको लाइक करना है, अदरवाइज आपको लाइक नहीं करना है। ठीक है, और जो फिर बोला मैंने कि जो नए जुड़े हैं वो अपने नोट्स बनाते रहिए और नोट्स को रिवाइज करते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग, थैंक यू गाइज।